हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो स्क्रीन पे आप 12 रेस्पिरेटरी डिजीज दिख रहे हैं, ये सारी डिजीजेस हम वन बाय वन करके इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या होता है और इसके कौन कौन से कॉजेस, साइन, सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अस्थमा के बारे में जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे कॉज्ड बाई एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई। ये क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है हमारी एयरवे का, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होता है। रिजल्टिंग इन अ नैरोइंग ऑफ एयरवे, जिसमें कारण क्या होता है, जो हमारी एयरवे की ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती है और जो एयर होता है हमारे लंग्स में प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता। किस कारण से होता है? ड्यू टू द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कॉन्जेशन, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड अकुमुलेशन ऑफ म्यूकस। ये अगर हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, कॉन्जेशन के कारण हो सकता है, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की वॉल होती है अगर उसकी थिकनिंग बढ़ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, और अकुमुलेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस के क्या होता है? अकुमुलेशन यानी प्रोडक्शन म्यूकस का बढ़ गया हो, उसके वजह से जो वॉल होगी क्या होगी, म्यूकस पे चिपक जाएगा, उसकी वॉल थिक हो जाएगी और एयर प्रॉपर तरीके से हमारी लंग्स को नहीं मिल पाती है। कौन कौन के कारणों के कारण हो सकता है, इसके कॉजेज देखते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट की वजह से होता है, जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, जैसे सिगरेट कोई स्मोकिंग कर रहा है या फिर इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया उसकी वजह से हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो उसके अगर कोई इनहेल कर रहा है तो उसकी वजह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एलर्जी के, जो एलर्जन इनहेलेशन के कारण हो सकता है। अगर कुछ जैसे कि इन्वायरमेंटल में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, ये एक एलर्जी कॉज करते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। कोई डस्ट पार्टिकल अगर हम इनहेल कर ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन की वजह से होता है। कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो नैरो हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो कुछ मेडिसिन है जैसे आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गया, ये मेडिसिन इसके कारण से हो सकता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर, इसके वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑडूर, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑडूर या परफ्यूम जैसे हम कोई सुगंध लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक आपका नॉर्मल ल्यूमन है। ठीक है, और ये आपका जो एस्थमेटिक कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी ल्यूमन है उसमें क्या हो रहा है, म्यूकस के अकुमुलेशन के कारण या फिर इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारी ल्यूमन है वो थिक्ड हो जा रही है। ठीक है, जिसके कारण से वो ल्यूमन में नर्विंग हो रही है। नर्विंग होने के कारण क्या होता है, जो हमारा एयर होता है प्रॉपर तरीके से एल्वोलाई तक नहीं पहुँच पाता है, और जो एल्वोलाई में एयर होती है वो क्या करती है, उसी में ट्रैप्ड रहती है, वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। इसमें पेशेंट को क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, कफिंग होता है। ठीक है, व्हीजिंग साउंड हमें देखने को मिलने लगता है। अस्थमाटिक एयर वे कंडीशन क्या होता है, बार बार अगर हम रिपीटेड अटैक हो रहा है, बार बार अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है तो कंडीशन और भी सीवियर हो जाती है और ल्यूमन और भी क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या होता है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड इन द एयर स्पेस ऑफ एल्वियोलर। जो हमारी एल्वियोलर में एयर स्पेस पाई जाती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड के कलेक्शन के कारण जो हमारी लंग्स की पैरेन्काइमा होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है विथ एक्सीडेड इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रिन के साथ। ठीक है, किस कारण होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया या वायरस, कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो उसके इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या बाय इनहेलेशन ऑफ केमिकल, अगर कोई केमिकल का हम इनहेलेशन कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या बाय ट्रॉमा ऑफ चेस्ट वॉल, अगर चेस्ट वॉल में कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गई हो जिसके कारण से जो फ्लूइड हो गया वो कैविटी में आ गया हो और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, ये निमोनिया डेवलप करते हैं ये सारे। अब हम इसके टाइप देखते हैं, तो पहला टाइप है, ठीक है, सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है, इसमें केवल ओनली स्मॉल सेगमेंटल लोब जो होता है वही इफेक्टेड होता है, जबकि बाइलेटरल में क्या होता है, बाइलेटरल का मतलब होता है बहुत साइड, तो बहुत साइड सेगमेंटल लोब होता है लंग्स की, वो इफेक्टेड होते हैं उसमें। जबकि लोबल निमोनिया में क्या होता है, इसमें कंप्लीट लोब जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्रांको निमोनिया। ब्रांको निमोनिया क्या होता है, पैची लाइक फॉर्मेशन होने लगता है, एक पेच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स में क्या होता है, बनने लगता है जो, ठीक है, जिसकी कारण जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो नैरो होने लगती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी नॉर्मल एयर सेक है। ठीक है, जब उसमें निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो कुछ ऐसा देखने को उसमें मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे क्या हो रही है जो दिख रहे हैं, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या वायरल इन्फेक्शन के कारण, या तो चेस्ट इंजरी के कारण जो इसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से जो यहाँ की ल्यूमन है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। ठीक है, अगर यही इन्फ्लामेशन बहुत दिन तक या फिर फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा रहा तो क्या करेगा, बहुत सीवियर कंडीशन में निमोनिया हो जाएगा और पेशेंट को निमोनिया से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा और लंग्स रिलेटेड और भी प्रॉब्लम हो सकती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस लंग डिजीज होता है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल एंड ग्रेनुलोमस इन द लंग्स। इसे हम कैसे पहचानते हैं, जो हमारी लंग्स में क्या होती है, ट्यूबरकल या फिर ग्रेनुलोसन के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, इसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। इट इज अ कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी या मे बी इन्फेक्टेड टू अदर ऑर्गन या फिर स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। क्या करता है ये, अगर बैक्टीरिया जो होता है ब्लड के या फिर किसी भी फ्लूइड के, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, स्प्रेड करके अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है, आपका ये नॉर्मल एल्वुलाई है। इसमें क्या हो रहा है, जब हमारे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जब इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं। जो हमारी बैक्टीरिया, जब भी बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर करता है तो माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया दोनों फाइट करते रहते हैं तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स भी उसमें मेजर रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, जिसके कारण से जो बैक्टीरिया होता है वो भी अपना बचाव के लिए क्या करता है, अपना सुरक्षा कवच बनाने लगता है, अपने चारों बगल एक कवरिंग बनाने लगता है। ठीक है, उसी में अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहता है धीरे धीरे। जब एक स्टेज आती है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, तो वो जो ट्यूबरकल्स या फिर जो भी कवरिंग बनाया रहता है वो क्या करता है, कवरिंग से स्प्लिट करके, मतलब सिर्फ कवरिंग को रप्चर करके बाहर निकल जाता है। फिर क्या करता है, ये स्प्लिट करके अदर आर्गन में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में माइक्रोफेजेस तो हर जगह होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उस जगह भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं बैक्टीरिया से और लड़ते रहते हैं और कंटिन्यू हमारे इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या करता है, वहाँ पे वर्क करता रहता है। अगर बैक्टीरिया किल हो गया तो वहीं पे किल हो जाता है, अगर बैक्टीरिया किल नहीं हुआ, अगर मल्टीप्लिकेशन इसका होता रहा तो क्या करेगा, अदर आर्गन में स्प्लिट करेगा और उस आर्गन को भी इन्फेक्टेड करता रहेगा। जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तब तक ये ठीक नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका चौथा, सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है हमारे लंग्स की। ठीक है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज। ये ग्रुप ऑफ लंग्स, कोई सिंगल डिजीज नहीं है, ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज होता है। बहुत सारी डिजीज जो होती है इसमें ये क्रॉनिक कंडीशन को डेवलप करती हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर थ्रू एयरवे। क्रॉनिक, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, जब हमारा एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो जिसके कारण जो हमारा एयर का फ्लो वो नहीं हो पाता है। एंड आउट ऑफ लंग्स, ना ही तो एयर क्या करती है, प्रॉपर तरीके से इन कर पाती है, नहीं तो आउट कर पाती है। बीच इज ए प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, सीओपीडी इनकर, सीओपीडी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला है इम्फाइसेमा। ठीक है, इम्फाइसेमा क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल लंग्स डिजीज होता है। ठीक है, दैट अफेक्टेड रेस्पिरेटरी यूनिट क्या करता है, अफेक्टेड, सॉरी डी है। ठीक है, दैट अफेक्टेड यानी अफेक्टेड है जो हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, यानी जो हमारी एल्विलाई होती है उसे अफेक्टेड करता है, जिसके कारण से जो हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। क्यों क्या होता है, ड्यू टू द इम्पेयरमेंट गैस एक्सचेंज फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवर डिस्टेंटेड एल्वोलाई या डैमेज ऑफ वॉल। किस कारण होता है, अगर हमारी एल्वोलाई की जो वॉल हो गई हो वो डिस्टेंडेड हो गई हो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के कारण या तो वो डैमेज हो गई हो, उसके कारण से जो हमारी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। फिर क्या होता है, जब हमारे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं पाता है, जो वहाँ की इलास्टिसिटी होती है लंग्स पैरेन्काइमा की, वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है, परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ एयर सेक। जो हमारा एयर सेक होता है वो परमानेंट इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी लॉस होने के कारण। फिर क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियल होती है वो क्या होती है, कोलैप्स होने लगती है धीरे धीरे, जो उसमें एयर होता है और क्या होता है, कोलैप्स होने के कारण ट्रैप हो जाता है। ठीक है, सीओपीडी में जो दूसरी कंडीशन होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे प्रोसेस बिटवीन नोज एंड लंग्स। ये क्या होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है जो हमारी एयरवे होती है, उसमें क्या होती है, इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारा प्रोसेस होता है एयरवे का वो कहता है नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर तरीके से एयर ना ही इन आता है ना ही तो आउट हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, म्यूकस के अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है और म्यूकस क्या कर रहा है, वहाँ पे कलेक्शन होने लग रहा है, तो उसके कारण हो सकता है। एंड कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, म्यूकस के कलेक्शन के कारण या फिर डिपोजिशन के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से एयर जो है प्रॉपर तरीके से ना ही लंग्स से आउट हो रहा है ना ही तो लंग्स में इन कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों मिलाकर क्या करता है, धीरे धीरे ये सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज मतलब कॉज करता है। अब हम देखते हैं इसमें इम्पाइमा एंड या पायोथोरेक्स। इम्पाइमा या पायोथोरेक्स क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच पस एंड फ्लूइड फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू कलेक्ट इन द बॉडी कैविटी ऑफ लंग्स। जो लंग्स की बॉडी कैविटी होती है यानी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, कलेक्शन, इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, फ्लूइड एंड पस का कलेक्शन हो जाता है। बट सम टाइम रेफर टू सिमिलर कलेक्शन इन द गॉल ब्लैडर और पेल्विक टाइम। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्लूइड या पस का कलेक्शन होता है हमें गॉल ब्लैडर या पेल्विक कैविटी में देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। अगर हमारे बैक्टीरियल निमोनिया के कारण अगर वो स्प्लिट करता है तो उसकी वजह से हो सकता है, या लंग्स एब्सेस, लंग्स में क्या हो, पस का कलेक्शन हो गया हो उसकी वजह से हो सकता है, या चेस्ट ट्रॉमा या ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगर चेस्ट में कोई इंजरी हो गई हो तो उस चीज़ के कारण से, अगर चेस्ट में इंजरी हो तो ब्लीडिंग हो गया होगा, तो उसके वजह से चेस्ट में क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट या फिर ट्यूबरक्लोसिस, अगर ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, स्प्लिट करके अदर ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके कोई कॉजेज देखते हैं तो बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से हो सकता है, या तो बाय द चेस्ट ट्रॉमा, अगर चेस्ट में कोई इंजरी हो गई हो उसकी वजह से, हीमोथोरेक्स हो गया हो, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें क्या हो रहा है, इंजरी के कारण क्या हो रहा है, ब्लड के कलेक्शन हो गया हो। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ठीक है, ये होते हैं इसके कॉजेज होते हैं जो इम्पाइमा या पायोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका जो
रहा है ये पूरा लंग्स है और लंग्स के चारों ओर क्या हो रहा है, ये जो हो रही है आपकी प्लूरल कैविटी पाई जा रही है। जब ये कैविटी में क्या होता है, पस का या फिर किसी फ्लूइड का क्या हो रहा है, अकुमुलेशन होने लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो हमारी लंग्स होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स क्या होता है, इट इज अकुमुलेशन ऑफ एयर और गैसेस इन द प्लूरल कैविटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसमें गैसेस या एयर का कलेक्शन होने लगता है ड्यू टू कोलेप्स ऑफ लंग्स ऑन अफेक्टेड साइड। अगर हमारा लंग्स जो भी जिस भी साइड अफेक्टेड हुआ हो वो क्या हो, कोलेप्स हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। एंड द कंडीशन में बी अकर्ड स्पॉन्टेनियसली, इट में बी फॉलोइंग परफोरेटिंग ट्रॉमा टू चेस्ट वॉल और लंग्स पैरेंकाइमा। ये क्या होता है, या तो स्पॉन्टेनियसली क्या हो, अगर अकर हो गया हो, या फिर क्या होता है परफोरेटिंग ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गया हो जिसकी वजह से जो हमारी लंग्स है क्या हो, कोलेप्स हो गया हो, उसकी वजह से क्या हो, एयर का या गैस का वहाँ पे क्या हो, अकुमुलेशन हो गया हो, या तो चेस्ट कोई भी अगर लंग्स पैरेंकाइमा हो उसमें अगर इंजरी हो गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इट में भी कॉज बाई, किस कॉज होता है, बाई। पहला तो इसमें सिंपल या स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ये कब होता है, इट में भी अकर इन द अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इन एब्सेंस ऑफ ट्रॉमा ड्यू टू रप्चर ऑफ एयर फील्ड ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है, ये तो सडनली या फिर तुरंत होता है, विदाउट ट्रॉमा, अगर बिना हमें कोई इंजरी की वजह से क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर बनने लगते हैं। ठीक है, जो हमारी ये एल्बोलाई होती है उसमें क्या होती है, ब्लिस्टर बनने लगती है और क्या करती है, लंग्स को क्या करती है, रप्चर करती है। ठीक है, रप्चर करने के बाद क्या करती है, लंग्स हमारा धीरे धीरे क्या करता है, कोलैप्स करने लगता है। ठीक है, और इसमें दूसरा कंडीशन जो आता है ट्रॉमेटिक आता है। ट्रॉमेटिक क्या होता है, ठीक है, इट इज रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी टू द चेस्ट। यहाँ पे जब हमारे किसी ट्रॉमा की वजह से अगर हो रहा है तो ट्रॉमेटिक निमोथोरेक्स होता है। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लंग्स के कोलैप्स होने के कारण यहाँ जो हमारी प्लूरल स्पेस हो रही है वहाँ पे बहुत सारे गैप हो जा रहा है। गैप होने के कारण जो हमारे गैस हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं, आकर अकुमुलेट हो जा रहे हैं। ठीक है, अकुमुलेशन होने के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निमोथोरेक्स कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कोलैप्स ऑफ लंग्स या एटलेक्टेसिस। यह क्या होता है, इट इज अ कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यू अफेक्टिंग पार्ट और ऑल ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स की टिश्यू होती है वो क्या करती है, कोलैप्स कर जाती है, या तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे इफेक्ट हुआ हो या फिर जो कॉज हुआ है वहाँ पे हो जाए, या तो पूरा का पूरा लंग्स हमारा क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। इट अकर व्हेन टीनी एयर से विद इन द लंग्स इट बिकम डिफ्लेट। ये तब होता है जो हमारी एल्वोलाई होती है क्या होती है, डिफ्लेट हो जाती है, उसकी वजह से। इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस। यह क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या नॉन ऑब्स्ट्रक्शन कारण के हो सकता है। अगर चेस्ट की इंजरी हो गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये दो टाइप के होते हैं मेनली। पहला ये होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है, रिसेंटली लंग्स कोलैप्स, अगर हमारा लंग्स क्या हो, कोलैप्स जो हुआ हो रिसेंटली हुआ हो, कुछ ही दिन हुआ हो। ठीक है, या फिर रिसेंट चेस्ट इंजरी में भी कॉस्ट, अगर हमारा कोई रिसेंटली कोई चेस्ट में इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से होता है। और क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, अगर बहुत समय से हमारे लंग्स में क्या हो, इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई, वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकाई की वजह से, या डिस्ट्रक्शन एंड स्कारिंग ड्यू टू लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई हमारे लंग्स में क्या हो, लॉन्ग टर्म से ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकियोएक्टेसिस। ब्रोंकियोएक्टेसिस क्या होता है, इट इज अ क्रॉनिक डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या होता है, जो हमारी लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स होती है या फिर ब्रोंकाई होती है उसमें इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, वो डायलेशन यानी डायलेट हो जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन, और इट इज अ परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है, ये तब होता है या तो इसमें स्पूटम के साथ जो होता है कंडीशन डेवलप होता है, या तो क्या होता है जो परमानेंट जो हमारी टिश्यू होती है लंग्स की वो डायलेट हो जाती है। एंड आर इरिवर्सिबल, मतलब कभी कभी यह होता है रिवर्सिबल नहीं होता है। एयरवे कॉज्ड बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। इसमें जो एयरवे होता है क्या होता है लंग्स की, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स के कारण या फिर इलास्टिक टिश्यू के कारण क्या होता है, डायलेट हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका लंग्स है। ठीक है, और ये आपका जो हो रहा है ब्रोंकियल्स है, स्मॉल एयर पे है और लंग्स टिश्यू क्या करता है, चारों तरफ से ब्रोंकियल्स को घेर देता है। जब इसमें क्या होता है, म्यूकस का प्रोटेक्शन जब इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं, चाहे ब्रोंकियोल्स हो या फिर ब्रोंकाई हो, क्या होती है, डायलेट होने लगती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्रोंकियोएक्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इट अकर व्हेन टू मच फ्लूइड कलेक्ट इन द प्लूरल स्पेस। ये तब होता है जब हमारी प्लूरल कैविटी में क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड जो होता है उसका कलेक्शन होने लगता है। जब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा क्या करता है, तो एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। ठीक है, एंड चेस्ट पेन होने लगता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील होता है और हमें कफिंग होती है। प्लूरल स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ प्लूरा। जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, लंग्स को कवर करने का काम करती है, उसका प्रोटेक्टिव का काम करती है। तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन देखने को मिलता है और हमें गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और कभी कभी कफिंग देखने को मिलता है। इट इज ए कॉमनली कॉज वाटर ऑन लंग्स। इसमें क्या होता है, जब हमारी लंग्स में क्या होता है, पानी भर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो इसे क्या करते हैं, प्लूरल पैरासिंथेसिस करके इसे निकालते हैं।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है, लंग्स है। और लंग्स का जो चारों तरफ है वो क्या हो रहा है, प्लूरल कैविटी में अंदर बंद है। और प्लूरल कैविटी मतलब जो बीच का भाग है वो होता है प्लूरल स्पेस। इसी में क्या होता है, जब हमारा फ्लूइड का या फिर पानी का या फिर ब्लड का, जब इंजरी के कारण क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो इसे रिमूव करने के लिए इस फ्लूइड को हम क्या करते हैं, प्लूरल पैरासिंथेसिस करते हैं या प्लूरल टैपिंग करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो यहाँ का फ्लूइड होता है उसे ट्यूब के द्वारा एक इंसिजन लगाकर क्या करते हैं, बाहर करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं फिलाइल चेस्ट। फिलाइल चेस्ट क्या होता है, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा फ्रॉम अ स्टीयरिंग व्हील इंजरी रिजल्टिंग फ्रैक्चर ऑफ 2 और मोर रिब्स इन 2 और मोर प्लेसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारी रिब्स मतलब जो हमारी रिब्स होती है क्या करती है, चेस्ट ट्रॉमा के कारण क्या होती है, बहुत सारे भागों में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फिलाइल चेस्ट। रिजल्टिंग ऑफ फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट, इसमें हमें फ्री फ्लोटिंग जो रिब्स होती है उसकी फ्री फ्लोटिंग देखने को, मतलब एक रिब्स टूट गई और उसमें क्या, उसी में क्या हो, लटकी हुई देखने को हमें मिलती है। निमोथोरेक्स इज अ मेन कंडीशन रिजल्टिंग इन केस ऑफ चेस्ट ट्रॉमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, निमोथोरेक्स जो इसका मेन कंडीशन होता है रिजल्टिंग चेस्ट के इन केस। ठीक है, इस केस में निमोथोरेक्स हमें बहुत ज़्यादा देखने, क्योंकि निमोथोरेक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होती है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। इसमें कॉजेज देखते हैं तो ब्लंट ट्रामा, अगर कोई ब्लंट ट्रामा हो गया हो चेस्ट वाल पे तो उसके वजह से हो सकता है। सीरियस फॉल, अगर हम कहीं गिर गए हो चेस्ट के बल तो उसके वजह से हमारी जो रिब्स है वो फ्रैक्चर हो गई हो। या फिर व्हीकल कॉलिजन, अगर हम किसी व्हीकल से क्या लड़ जा रहे हैं जिसके कारण से जो हमारी रिब्स है वो फ्रैक्चर हो जा रही है मल्टीपल भाग में। या फिर रिब्स फ्रैक्चर किसी कारणवश अगर हमारी बोन क्या हो, वीक हो जाए, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण अगर हमारा रिब्स को फ्रैक्चर हो जाए तो फिलहाल चेस्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम देखेंगे जितनी भी डिजीज हम लोगों ने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी डिजीज जितने भी अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा है उसमें उसके हम लोगों ने डिफिनीशन लिखे और किन कारणों से होता है ये सब देखें। अब हम कुछ उसके कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे कि जिससे आप एग्जाम में क्या कर सकें, अच्छे से लिख सकें। अगर कोई भी डिजीज अगर आपका रेस्पिरेटरी से आ रहा है तो ये आपके कॉमन रिस्क फैक्टर है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कॉमन रिस्क फैक्टर है चलिए जानते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, पेशेंट अगर क्या कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग क्या होता है, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, पूरी बॉडी को सिगरेट स्मोकिंग क्या करता है, इफेक्टेड करता है। तो ये आपका पहला रिस्क फैक्टर, आपका कॉमन रिस्क फैक्टर है रेस्पिरेटरी डिजीज में। नेक्स्ट है इसमें एल्कोहलिज्म, अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म कर रहा है तो उसके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है पेशेंट ओबेसिटी, अगर कोई क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट ओबेस हो तो उसके लिए क्या करता है, बहुत सारी और कंडीशन डेवलप हो सकती है रेस्पिरेटरी रिलेटेड से अलावा। जैसे ओबेसिटी है तो उसे डायबिटीज़ भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, जो क्या करता है हमारी कंडीशन को और भी बिगाड़ सकता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, अगर किसी पेशेंट को क्या हो, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है और ज़्यादा, और पेशेंट को और भी हानिकारक पहुंचाता है। नेक्स्ट है सीओपीडी, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो ये मेन रिस्क फैक्टर उसको कॉज करता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन, ट्रेकिकार्डिया, मल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ, ये क्या कर रहे हैं, ये एक कॉमन रिस्क फैक्टर है जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलती है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सारी डिजीज़ों को पहले उसके लिख लेंगे, उसके कॉजेस लिखेंगे और जितने, और अगर उसके बाद क्या होगा आपको लिखना रहेगा तो आप ये कॉमन रिस्क फैक्टर आप सारी डिजीज़ों में कुछ कुछ कॉमन 10 इसमें दिए हैं तो किसी किसी में 6 या 4, 5 आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम इसके कॉमन साइन और सिम्टम देखते हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। ये आपको कॉमन साइन और सिम्टम जो हम बताने जा रहे हैं वो लगभग आपके सारे डिजीज़ों में लगभग देखने को कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है डिस्पनिया, पेशेंट को क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट का क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट होगा हमें कभी बहुत ज़्यादातर केसों में इंक्रीज मिलता है। ठीक है, रैपिड पल्स, पल्स कहती होती है, रैपिड बहुत तेज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कफ विथ या विदाउट स्पूटम, कफ जो हमारा आता है कभी कभी स्पूटम के साथ आता है और कभी वैसे ही आता है। और एक इसमें है कभी कभी क्या जो होता है, कफ में क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लडी कफ आता है। ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है हमारा। नेक्स्ट है इसमें स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलता है हमें। चिल्स, लो ग्रेड फीवर, अगर क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट, पल्स और रेट क्या हो रहा है, दोनों हमारा इंक्रीज हो जा रहा है जिसके कारण से हमें क्या हो रहा है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है देखने को मिले। स्पूटम प्रोडक्शन, पेशेंट में क्या होता है, स्पूटम प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ये हमें देखने को मिल सकता है। साइनोसिस, पेशेंट का जो स्किन कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लूइश हो जा रहा है। ठीक है, फैटिक, पेशेंट में फैटिक देखने को मिलता है। चेस्ट पेन, अगर कोई चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोग कॉजेस में देख लिया है पहले ही। ठीक है, एनोरेक्जिया, पेशेंट में क्या होगा, एनोरेक्जिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट में लॉस ऑफ टाइट मतलब भूख नहीं लगना, ये सब कॉमन साइन सिम्टम है जो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। वीजिंग साउंड सुनाई देता है हमें, जैसे घबराहट की जैसे साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में जो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके कुछ कॉमन साइन और सिम्टम है जो आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आप लिख सकते हैं। कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो तो आप इसमें से कुछ साइन और सिम्टम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कॉमन डायग्नोसिस जो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को क्या करेंगे, हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, जैसे हम पहले ही पढ़ते हैं, पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ये आपको कब से है, कितने दिन से है, क्या आपके फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है।
चेस्ट एक्सरे पेशेंट का क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे कि इंजरी कहाँ हुई, किसी इंजरी के कारण या फिर ट्रॉमा के जानने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। स्पायरोमेट्री करेंगे, ठीक है, पेशेंट का एपीजी एनालाइज करेंगे, पेशेंट का एट्रियल ब्लड गैस एनालाइज करेंगे, उसमें SpO2 कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, pH कितना है, ये सब जानने के लिए हम एपीजी एनालाइज करेंगे। स्पूटम कल्चर करेंगे, स्पूटम देखेंगे कि उसका कल्चर करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको हम करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, पेशेंट में अगर कोई ब्रोंकियल क्या हो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जानने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। मोन्टाज टेस्ट करते हैं, मोन्टाज टेस्ट जनरली तो आपका ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं, ठीक है, ये जनरली आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी में करते हैं इसको, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्किन द्वारा एक क्या होता है केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, फिर उसके बाद वो टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट करते हैं, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है WBC देखते हैं कि हमारी WBC तो इंक्रीज तो नहीं हुआ है, प्लेटलेट्स देखते हैं। CT स्कैन, पेशेंट का CT स्कैन कराएंगे, अगर उसको कोई चेस्ट इंजरी हुई हो या ट्रॉमा हुआ हो तो जानने के लिए क्या करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर उस प्लूरल कैविटी में या फिर जिस कैविटी में जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसमें पस तो नहीं भर गया, फिर फ्लूइड भर गया, फिर ब्लड भर गया, तो इसलिए CT स्कैन कराते हैं। चेस्ट अस्कल्टेशन, चेस्ट का अस्कल्टेट करके क्या करते हैं, देखते हैं इंजरी कैसी हुई है, पेन और कितना हो रहा है, ठीक है, इंजरी कि डीप ऑफ इंजरी देखते हैं कितना हुआ है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जो हमारी पल्मोनरी फंक्शन एक टेस्ट होती है, ठीक है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कॉमन डायग्नोसिस हैं जो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो जो भी डिजीज़ आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको पहले रिस्क फैक्टर लिखो, फिर उसके साइन सिम्टम लिखो जो भी कॉमन है, फिर उसके बाद क्या रहे आप डायग्नोस्टिक जो भी इसमें कॉमन डायग्नोसिस है तो उसे आप लिख सकते हैं। इसमें 12 पॉइंट हमने बताया है, तो आप इसमें अगर कोई भी 6 पॉइंट या 5 पॉइंट उसमें लिख दे रहे हैं और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम इसके कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ में कौन कौन से कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो होते हैं दिए जाते हैं। लगभग आप देखेंगे कि उसमें सेम ट्रीटमेंट लगभग दी जाती है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ में जो होती है स्पेसिफिक मेडिसिन चलती है, जैसे कि आपका टीबी हो गया तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो अलग से पेशेंट को दी जाती है। तो इसमें जो कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट है हम वो देखेंगे। अगर आप ये भी लिख दे रहे हैं उसके मैनेजमेंट में तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर देते हैं पेशेंट को, क्या करते हैं अगर उसका ब्रोंको क्या हुआ कंस्ट्रिक्ट हो गया हो तो उस कंस्ट्रिक्शन को मतलब कम करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और क्या करते हैं उसे वाइडनिंग करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, दे कॉज वाइडनिंग ऑफ एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर क्या करता है, जो हमारी ब्रोंकियल की स्मूथ मसल्स होती है उसे वाइडनिंग करने में यानी उसे क्या करता है डायलेट करने में हेल्प करता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे साल्बुटामॉल, एबिटोनॉल और फार्मेटोनॉल। ये क्या हो रहा है, ये तीनों ब्रोंकोडायलेटर है जो जो ब्रोंकाई होती है उसे डायलेट करने में हेल्प करती है। अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो ब्रोंकियो क्या करता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसी कंस्ट्रिक्शन को क्या करते हैं हटाने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है, ये एक मतलब रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस को क्या करते हैं कम करने के लिए, और जो हमारी स्मूथ मसल्स है जो लंग्स की क्या होती है स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स करती है। यह एक एंटी स्पाज्मोजेटिक एक्शन का काम करती है, मतलब क्या करती है म्यूकस के प्रोटेक्शन को कम करती है। कुछ इसके एग्जांपल हैं आइप्रोट्रोपियन एंड एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या हो रहा है, एट्रोपिन सल्फेट क्या हो रहा है, एक नेबुलाइजर है जो पेशेंट को क्या हो रहा है नेबुलाइजर के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड। पेशेंट में क्या होता है अगर किसी कारण इन्फ्लामेशन हो गई इन्फेक्शन के कारण या एलर्जी हो गई हो तो उसे इन्फ्लामेशन और एलर्जी को कम करने के लिए हम पेशेंट में क्या होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे मिथाइल प्रेडिनोसोलोन या प्रेडिनोसोलोन या बीटा मेथोसोलोन, ठीक है, ये कुछ मेडिसिन है जो पेशेंट में दी जाती है। नेक्स्ट है जेंथिन डेरिवेटिव। जेंथिन डेरिवेटिव क्या होता है, डाययूरेटिक इफेक्ट को क्या करता है इफेक्ट करता है और रिलैक्स कर जो हमारी स्मूथ मसल्स है उसे रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो फिर इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे थियोफाइलिन, ठीक है, अमीनोफाइलिन एंड डेरिफाइलिन। ये क्या है जेंथिन डेरिवेटिव है जो हमारी ब्रोंकाई की मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है और डाययूरेटिक इफेक्ट डालता है। और नेक्स्ट है इसमें ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जो क्या करता है हमारी इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, तो हम इसके एंटागोनिस्ट इसके अगेंस्ट हम कुछ मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो दे प्रिवेंट एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन बाय द ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, उसके रिसेप्टर जो होते हैं तो उसको क्या करता है ब्लॉक कर देता है। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो हमारा इन्फ्लामेशन क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट है इसमें अदर सिम्टोमेटिक ड्रग्स। हम पेशेंट में क्या करते हैं अदर सिम्टोमेटिक ड्रग्स पढ़ते हैं। एनाल्जेसिक देते हैं इसमें अगर पेशेंट को क्या हो पेन हो रहा हो तो हम एनाल्जेसिक देते हैं। एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो उसमें एंटीबायोटिक देंगे। एंटी इमेटिक देते हैं अगर पेशेंट को क्या हो रहा है वोमिटिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स देंगे। एंटीपायरेटिक अगर उसे फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक हम उसके साथ साथ देते रहेंगे जो भी अदर मेडिसिन देंगे। एंटी हिस्टामिन अगर कोई एलर्जी कॉज हो रही है तो हम एंटी हिस्टामिन पेशेंट में देते हैं, जैसे कि अस्थमा के केस में आपका हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट है जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। अब हम कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है आपको सभी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलती है या फिर आप ये नर्सिंग मैनेजमेंट उस रेस्पिरेटरी डिजीज़ में करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें एलिवेट हेड ऑफ बेड। पेशेंट का जो बेड होगा वो क्या करेंगे उस हेड साइड से क्या करेंगे एलिवेट उसे उठा के रखेंगे। नेक्स्ट है
चेंज पोजीशन रेगुलरली, पेशेंट को क्या करेंगे, उसकी जो पोजीशन होगी उसे रेगुलरली क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे बेड, क्योंकि अगर हम उसे पोजीशन रेगुलरली चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसे बेड सोल हो सकता है। तो बेड सोल से बचाने के लिए क्या कर देंगे, हम पेशेंट का पोजीशन रेगुलरली चेंज करते रहेंगे। फिर प्रोवाइड फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन टू एक्सपेंड लंग प्रॉपर्ली, पेशेंट को क्या करेंगे, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाएंगे जिससे उसका लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड करे। नेक्स्ट है प्रोवाइड ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, पेशेंट को क्या करेंगे, जो भी हमारे डॉक्टर जो होंगे ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए वो पेशेंट को हम देंगे, चाहे तो कौन से, जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये अगर हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं पेशेंट को ये देना है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे इसे। प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है सर, ये यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब उसे अच्छा वातावरण, मतलब एयर फुल जितने अच्छी से एयर उसे मतलब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर एबीजी मॉनिटर करते रहेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया, पेशेंट में क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी मॉनिटर करते रहेंगे, कहीं उसे पेशेंट में क्या हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो गया हो, यानी हाइपोक्सिया ना हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इंप्रूव रेजिस्टेंट डिजीज टू द रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट का क्या करेंगे, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे, कहीं वो ज़्यादा हाइड्रेट तो ना जाए, अगर हाइड्रेट हो रहा है तो उसे हम आईवी फ्लूइड देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल को हम क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, इससे बॉडी जो हो इन्फेक्शन से लड़ती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंक्योरेज कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन एंड डाइट टू प्रोवाइड एनर्जी इनफ एनर्जी, ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे, हम न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे और अच्छी डाइट पेशेंट देंगे जिसकी उसकी एनर्जी अच्छे से उसे मिलती रहे और उसे रिकवर करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है इंकोरेज टू पेशेंट यूज रिलैक्सिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को हम इंकोरेज करेंगे कि आप थोड़ी हल्की फुल्की रिलैक्सेसिंग या ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करते रहें। नेक्स्ट है मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट ऑफ पेशेंट का क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट चार्ट दोनों मेंटेन करके रखेंगे। तो ये कुछ उसके कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट थे जो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आपने पहले सब कुछ पढ़ लिया है, डिजीज उसके पढ़ लिए, फिर उसके बाद काजेस पढ़ लिए और उसके बाद कॉमन रिस्क फैक्टर, कॉमन साइन सिम्टम, कॉमन डायग्नोसिस, कॉमन ट्रीटमेंट और कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आपका कोई भी डिजीज रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आ रहा है तो उसके डिजीज के कॉजेस लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, कॉजेस लिखिए और इसके कॉमन जितने भी हमने कॉमन पढ़ाया है उसमें से आप कुछ पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट आप उसमें ऐड करते चलाइए। इससे आपका क्या होगा, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्जाम में क्या होगा, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम डेली लाते रहेंगे आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।